नमस्कार। मैं पुष्पराज सिंह राणा फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ शख्सियत से सुलगते सवाल कार्यक्रम में। आज की हमारी शख्सियत है लोकप्रिय और युवा तुर्क के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले पवन पाटीदार जी। पवन पाटीदार जी ने बहुत कम समय में अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है। राजनीतिक क्षेत्र में तमाम अवरोधों को पार करते हुए आज वे भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने जो बहुत कम समय में इन्होंने जो अभी एक अपने कार्यक्रम दिए हैं उससे लगता है कि ये अपनी विशिष्ट पहचान राजनीतिक क्षेत्र में बनाएंगे। तो मैं इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करूं इससे पहले मैं पवन जी से आपका रूबरू करा दूं। आपको पवन पाटीदार जी, आपको नमस्कार। पवन जी, सबसे पहले सवालों का सिलसिला शुरू हो इससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कहां से हुई और अभी किस परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ हैं? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक की भूमिका में मैंने विचार को, समाज को और काम को समझते हुए एक स्वयंसेवक के तौर पर शुरुआत करी। कुछ दायित्वों पर संघ में रहा, फिर विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक, प्रदेश कार्य समिति, इस भूमिका में काम किया। फिर युवा मोर्चा में मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी का मैं सदस्य रहा। मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा, जिला पंचायत का सदस्य रहा। भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिले का अध्यक्ष और अब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, इस भूमिका में पार्टी ने मुझे काम दिया है। तो पाटीदार जी, नीमच में बहुत कम समय में आपने अपने पहचान बनाई, लेकिन विवाद भी बहुत रहे। ये विवादों का जड़ क्या युवा तुर्क होने के नाते विवादित रहे या फिर सीनियर आपको हजम नहीं कर पाए? मुझे ऐसा शायद नहीं लगता, या आपको क्यों लग रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि विवाद कभी मेरे साथ जुड़े ही नहीं। विवाद में कभी मैं रहा ही नहीं। और जहां तक मैं बात करूं, मेरी कभी किसी से सीधे, मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में जो भी मेरे आज तक के अन्य संगठनों से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी तक का मेरे जो 24-25 साल का जो सफर है, मेरी आज तक किसी से सीधी कंट्रोवर्सी नहीं रही। और छोटी मोटी बात, अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा परिवार है, तो किसी विचार, किसी बात को लेकर सहमति असहमति हो सकती है, परंतु कभी कोई बहुत भयंकर टकराहट मेरी कभी किसी से नहीं रही। तो भयंकर टकराहट की दरकार, जब तक भयंकर टकराहट नहीं हो तब तक आप उसको नहीं मानते क्योंकि आपको मतभेद है या मनभेद है? मतलब भयंकर शब्द मैंने इस्तेमाल कर लिया, पर मेरी टकराहट ही नहीं रही। मतलब मेरे कभी किसी से ऐसा नहीं हुआ कि मेरी किसी से बातचीत बंद हो गई हो। मेरा कभी किसी से ऐसा नहीं हुआ कि किसी 10 लोगों के बीच में कोई छोटी मोटी भी एक दूसरे से वाद विवाद की परिस्थिति बनी हो। कभी मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बताया जाता है कि आपके कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ शीत युद्ध, जो शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शीत युद्ध रहा। क्या इससे आप गुरेज करते हैं या इनकार करते हैं? मैं बिल्कुल इनकार करूंगा, क्योंकि शीत युद्ध या ऐसा कुछ एक्चुअल में भाजपा में होता नहीं है। कभी कोई अपन किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उस विषय को लेकर हो सकता है किसी का मत कुछ होगा, किसी का मत कुछ होगा, और उन बातों को लेकर चर्चा करना ही लोकतंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की ही खूबसूरती है कि जब भी हम कहीं देखते हैं बड़े से बड़े निर्णय होते हैं, तो उसको कहीं न कहीं बहुत बड़े समूह में चर्चा के साथ ऊपर विषय आता है, फिर ऊपर चर्चा होने के बाद किसी विषय पर निर्णय होते हैं। तो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र की अपनी एक खूबसूरती है। तो वो चर्चा हो सकती है, आपस में डिबेट हो सकती है, पर कोई टकराहट ऐसा कभी नहीं हुआ। आपके बारे में कहा जाता है कि आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ा वर्ग से भी हैं और पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, लेकिन अगड़ों को पीछे धकेल करके, ये कितना सही है? मुझे पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो अभी मिली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले का अध्यक्ष रहा हूँ, और जितना मैंने संघ की शाखाओं से लेकर आज तक मेरे विचार से सीखा है, तो हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास में विश्वास करते हैं और समरसता का विचार ही मन में रखते हुए समाज के बीच में काम करते हैं। पिछड़ा मोर्चा में काम करने का मतलब कहीं ये नहीं है कि सिर्फ पिछड़ों की बात करनी, अगड़ों की नहीं करनी, या अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोगों की नहीं करनी। ये सिर्फ इसलिए मोर्चे बनाए जाते हैं कि उस वर्ग में अगर आज भी कोई विचार बाकी है, आज भी कोई बात बाकी है, आज भी कोई अगर हमारी पार्टी से कहीं दूर है, या फिर उनके लिए कोई योजनाएं सरकार के द्वारा बनी है, तो योजनाएं ठीक से उन तक पहुंचे,
और उन लोगों से जो आज भी कहीं अगर हमसे दूर हैं, जुड़े नहीं हैं या फिर किसी कारण से वो विचार से सहमत नहीं है, तो उन सब लोगों तक हम कार्यक्रमों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से पहुंचे, उनसे मित्रता भी बनाए और जो पीछे छूट गया उसे भी विकास की रफ्तार में हम आगे लेकर आए। आपने भी एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ, आपने बोला कि बुके से बुके बुके नहीं बुक दिए। मैं यूं सतही तौर पे देखा जाए तो बहुत अच्छा आपकी आइडिया है, अच्छी चीजें हैं, लेकिन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एआई की युग में जा रही है, आपकी सदस्यता भी ऑनलाइन कर रही है, आपकी चीजें जितने भी आपकी वीडियो संस्कार जो भी चीजें कार्यक्रम होते हैं, संगठनात्मक कार्यक्रम होते हैं, उनके वीडियो जारी करने के कहती है, कुल मिला के सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होती हैं, सारी बुक एक्टिवेट भी होती है, सारी जो जानकारियां वो आपके सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। ऐसे में ये बुक का आइडिया पुराना नहीं लगता आपको? पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, उतना मन में सोचा नहीं। मन के भाव जब आए कि लोग बुके लेके आते हैं, निश्चित रूप से कोई कुछ भी लाता है उसका सम्मान है, क्योंकि वो स्नेह के कारण से लाता है, सम्मान करने के लिए लाता है, चाहे वो माला लाए, बुक लाए, चाहे वो दुपट्टा लाए। पर मुझे ऐसा लगता है, और बुके भी अपनी खुशबू बिखेरता है और उसकी खुशबू कुछ ही समय के लिए रहती है, उसकी सुंदरता कुछ समय के लिए रहती है। इसलिए मैंने आग्रह ये किया है कि आपका समय ही अनमोल है, आप आ रहे हैं और आपसे कोई हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उससे हम बहुत कुछ पा रहे हैं। और अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता आ रहा है तो उसका समय वो दे रहा है, वही सबसे अनमोल है। और उसके बाद भी उसके मन में कोई भाव है कि कुछ लाना ही है, तो इसलिए बुक का आग्रह हम लोगों ने किया है, या मैंने किया है कि बुक आएगी तो उसके अंदर कुछ न कुछ स्थायी विचार हमको मिलेगा। क्योंकि आज अगर ये भारत है, इतने वर्षों की अन्य अन्य प्रकार की गुलामियों के बाद भी भारत अगर खड़ा है, भारत की संस्कृति खड़ी है, भारत भारत का धर्म खड़ा है, एक राष्ट्रवाद खड़ा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा हमारे इतिहासों का होना और उन पुस्तकों के कारण से, उन संस्कृतियों के कारण से, उन ग्रंथों के कारण से आज हमारी संस्कृति भी स्थापित है, हम भी स्थापित हैं। तो एक किताब अपनी बहुत बड़ी भूमिका भविष्य के निर्माण की दिशा में भी रखती है, और एक किताब, एक पुस्तक बहुत बड़ी अपनी भूमिका अपने इतिहास से भी अपना परिचय कराती है। तो उसकी एक भूमिका लंबी हो सकती है, फूल की खुशबू जल्दी चली जाती है, उसकी खुशबू बरसों तक रहेगी, राष्ट्र के निर्माण में भी रहेगी। इसलिए वो बुके की जगह बुक का आग्रह मैंने किया है। तो आप ये भी बता दीजिए कि किस प्रकार की बुक आपको पसंद है, किस प्रकार की बुक भेंट करनी चाहिए? बुकों का प्रकार हम तय नहीं कर सकते, बुक तो जिसकी जो पसंद हो वैसी वो बुक लेकर आएगा, क्योंकि हर बुक में कुछ न कुछ है। छोटे से बच्चे के लिए भी कोई अगर किताब पुस्तक दी गई है तो उसमें भी कुछ है। बुक है मतलब उसमें कुछ न कुछ ज्ञान किसी न किसी प्रकार का, किसी न किसी विषय का निश्चित होगा। तो बुक कौन कैसी लाएगा वो तो व्यक्ति लाने वाला तय करेगा कि जो जिसकी जैसी रुचि, पर बुक में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, किसी किसी के रुचि का विषय मिलेगा। तो जो भी व्यक्ति कार्यालय पर बैठेगा, अगर हमारे पास 25, 10, 50, 100 बुक आती है, हम कार्यालय पर रखेंगे, वहां पर प्रदेश कार्यालय, ओबीसी मोर्चे कार्यालय में, भाई कोई आएगा वो उसको उठाकर पढ़ेगा, तो उसके समय भी ठीक दिशा में व्यतीत होगा। आप ये बता दीजिए कि मंदसौर का जो अविभाजित मंदसौर जिला, आपका नीमच अपना जिला है और प्रदेश के बिल्कुल आखिरी छोर पर राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। दूर का एक छोटा सा कार्यकर्ता युवा, ऐसा क्या जादू किया कि आप पिछला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए? आपके हजारों हजार कार्यकर्ता हैं, जिसमें से आपको ऐसे कौन सी गुट्टी पिलाई आपने? यहाँ कोई गुट्टी पिला नहीं सकता, और कहीं न कहीं अगर अंतिम छोर के कार्यकर्ता के लिए एक छोटे से गाँव मांडा से मैं आता हूँ, छोटे से जिले से हूँ निश्चित रूप से, और एक साधारण और सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और ऐसा कोई मेरा बहुत बड़ा बैकग्राउंड ऐसा पार्टीगत नहीं है, परंतु भाजपा है और इसीलिए हम कहते हैं कि अन्य दलों से अलग भाजपा है, पार्टी विद डिफरेंस है। तो ये सिर्फ कहते नहीं है, आपको इसके निर्णयों में भी स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि दल अन्य दलों से अलग है। यहाँ कार्यकर्ताओं को काम करते हुए देखकर और उनके काम का आकलन कर कर भी उनके बारे में विचार होता है, और उसके बाद उनको काम करने का अवसर दिया जाता है। तो यहाँ परिवारवाद नहीं चलता कि गांधी है तो गांधी रहेंगे, दिग्विजय सिंह जी आ गए तो दिग्विजय सिंह जी की फिर बात की वो रहेगी, या जो भी परिवारवाद, वंशवाद यहाँ नहीं चलता। यहाँ कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के मूल्यांकन के आधार पर उस पर निर्णय होता है। तो कहीं न कहीं पार्टी को निश्चित लगा होगा, वरिष्ठ नेतृत्व को लगा होगा कि काम दिया जा सकता है, तो मुझे काम दिया होगा। आप अभी संगठन आपका शायद बनाना बाकी है, पदाधिकारी निश्चित है, आपकी कितनी चलेगी?
यहाँ चलने नहीं चलने की लड़ाई फिर वही बात है। यहाँ भाजपा में चलने नहीं चलने की लड़ाई नहीं होती। जैसा आपने शुरू में कहा था, तो मैंने कहा कि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ सब प्रकार के लोग विचार करते हैं, विचार के बाद कई प्रकार के नाम आएंगे, और नामों में ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक जिले से उठा के 10 नाम ले लिए। इसमें क्षेत्र से भी प्रतिनिधित्व हो जाए, सामाजिक प्रतिनिधित्व भी हो जाए कि ज्यादा से ज्यादा समाजों का उसमें प्रतिनिधित्व हो जाए, फिर जो समाज प्रदेश में बसते हैं उनके जिले में प्रतिनिधित्व हो जाए। ऐसा कर कर और समग्र विचार के साथ में बात होती है, और कहीं भी एक की चलना नहीं चलना वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने आज तक सिर्फ जिले में काम किया है, मैंने प्रदेश और प्रदेश के जिलों में काम नहीं किया है। तो वहां से जो बात नीचे से, जिले से, फिर संभाग से होकर, फिर प्रदेश के जो वरिष्ठ नेतृत्व है, सभी लोग विचार करेंगे, और उस विचार के बाद में टीम बनेगी और एक खूबसूरत गुलदस्ता बनेगा जो पार्टी का काम करेगा। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी संगठन चलाने के लिए नेतृत्व को, जो खासतौर पर जो अध्यक्ष हैं, उसको जब तक लिबर्टी नहीं मिले, जब तक उसकी पसंद की टीम नहीं मिले, वो अपने लक्ष्यों को या जो भी उनको दायित्व दिए जाते हैं उन दायित्वों को पूरा करने में सहज नहीं हो पाता। तो क्या आपको इतनी लिबर्टी मिल पाएगी? हमारी पार्टी में स्वतंत्रता पूरी दी जाती है, काम करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है, पर हमारे यहाँ एक लाइन डिसाइडेड है कि हमको उस लाइन पर काम करना जिसको हम स्वतः समझने लगते हैं। मतलब उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें हमको कोई जबरदस्ती किसी बात को स्वीकार करना पड़ रहा है। हमारा स्व मोटो, हमारी एक मानसिकता उसी तरह की रहती है, वही हमारा स्वतंत्र है। हम लोग नीचे से जो विषय आएंगे उन पर देखना, फिर उसमें कोई कोई बात है तो उससे वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराना, और उसके बाद में समग्र विचार का होना ही मुझे लगता है स्वतंत्रता है। सिर्फ खुद की बात कह देना, खुद की बात मनवा लेना, उसे अगर कोई स्वतंत्रता मानता है तो मैं तो ये कहना चाहूंगा वो स्वतंत्रता है ही नहीं। हम किसी एक परिवार के अंदर 5 लोग 10 लोग हैं, माता पिता, भाई है, बहन है, भाभी है, बुआ है, काकी है, अगर हम किसी बात को हमारी मनवा लेते हैं, उसे स्वतंत्रता अगर हम कहते हैं तो वो गलत है। सबके मन के साथ में एक अच्छा विचार अंतिम में प्रश्न का उत्तर बनकर आता है, तो वो ही स्वतंत्रता और वही अच्छा विचार हो सकता है। तो स्वतंत्रता सब प्रकार की है और अच्छे निर्णय सब मिलकर करेंगे। आपकी पृष्ठभूमि संघ से है, कहा जा रहा है कि जो संघ की पृष्ठभूमि वाले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको ही आप अपनी टीम को प्राथमिकता देना पसंद करेंगे? हम सभी संघ की पृष्ठभूमि के ही हैं। हमारी संघ हमारी मातृ संस्था है, हम सब उनकी शाखाएं हैं। तो यहाँ कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसकी पृष्ठभूमि संघ न हो। किसी के किसी वर्ग के कर लेने से, किसी के किसी शिविर के कर लेने से मात्र संघ की पृष्ठभूमि हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो बड़ा एक समग्र चिंतन और एक व्यापक एक दृष्टिकोण है तो इसलिए हम सभी लोग उसी विचार को लेकर काम कर रहे हैं। बस हम सब लोगों का क्षेत्र अलग हो सकता है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में कोई कर रहा है, कोई सामाजिक क्षेत्र में कर रहा है, तो हम सभी लोगों की पृष्ठभूमि संघ की है। और जो भी कार्यकर्ता चुनकर आएगा या आया होगा, वो सभी लोग अंतिम में एक लक्ष्य को लेकर काम करते हैं, और सबके मन में एक भाव होता है, चरे वेती, और देश पहले दल बाद में। तो हम सभी की पृष्ठभूमि अगर कुछ है तो वो संघ है। नहीं, ये आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कहती है कि हम संघ से बिल्कुल संघ की विचारधारा से, विचारधारा को सपोर्ट कर सकती। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो कभी संघ में नहीं गए या कभी स्वयंसेवक नहीं रहे। नहीं जानने से कोई संघ की पृष्ठभूमि से नहीं आता, ऐसा नहीं होता। हर विचार जो आगे बढ़ रहा है वो संघ की मातृ संस्था ने अपने विचारों को नीचे तक और अपने सोच के अनुसार कि भाई कैसा देश होना चाहिए, कैसा देश चलना चाहिए, कैसा समाज का अपना विचार होना चाहिए जो राष्ट्रहित में होगा, जो संस्कृति को संजोए हुए आधुनिकीकरण को अपनाते हुए कैसे सरकार चलेगी, कैसे व्यवस्थाएं चलेगी, क्योंकि इन सारी बातों का समग्र विचार ही संघ है, और वो विचार प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र की पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है, ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा है भी। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो उद्गम स्थल है, या जो कहना चाहिए सबसे जो प्रभावी संघ है, वो भारतीय जनता मंदसौर नीमच जिला रहा है।
यहाँ आपके कुशाभाऊ ठाकरे जी से लगाकर वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, सुरेंद्र पटवा जी, तो इतने बड़े बड़े नेताओं के ये पृष्ठभूमि यहाँ रहे, इनकी जन्म रही, तो स्वाभाविक सा है कि यहाँ की राजनीति निश्चित रूप से प्रभावित करती है। और काफी प्रभावी लोग रहे, अभी भी यहाँ आप देख लीजिए 2-2 सांसद हमारे पास में है। तो इस सामंजस्य समन्वय कैसे बिठाएंगे? सामंजस्य शुरू से स्वभाव में है। मैं पार्टी का जिले का अध्यक्ष भी रहा हूँ और ये कैडर बेस्ड पार्टी है। कहीं भी हम कुछ करते हैं तो हमारे अंदर देश केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बॉस हैं, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी एक अध्यक्षीय प्रणाली वाली पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष जी निर्णायक हैं, फिर हम नीचे आए तो जिलाध्यक्ष हमारे निर्णायक है, नीचे जाए मठ फिर मंडल अध्यक्ष है, फिर बूथ अध्यक्ष है। तो हमारे यहाँ समन्वय ऐसा कुछ बहुत परेशानी का विषय नहीं रहता है, क्योंकि हम सभी लोग अगर काम करते हैं तो पार्टी लाइन पर करते हैं, पार्टी के सिस्टम में करते हैं, और अगर कार्यक्रम भी आते हैं तो वो डिसाइडेड रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं के साथ जब आप काम करने लगते हैं तब समन्वय के बिगड़ने और नहीं बिगड़ने की परिस्थिति बनती है। पर अपन सहज भाव से एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में जब हम काम करते हैं तो समन्वय बनना और समन्वय बनाना बड़ा सहज रहता है, और वो उसकी ट्रेनिंग हमको पहले दिन से इनिशियल से ही लगातार स्वाभाविक रूप से काम करते हुए मिल जाती है। कुछ लोगों को आपको पता है कि नहीं, मुझे लगता है आपको पता ही होगा, कुछ लोगों को आपका ये जो पिछड़ा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनना रास नहीं आ रहा है। एक ये बताया जा रहा है कि एक नई शक्ति, एक नया ध्रुवीकरण, एक नया केंद्र पिछड़े वर्ग की राजनीति मंदसौर शासन क्षेत्र में रख दिया गया है। अब ये बड़ा प्रभावी रूप से रहेगा, और इससे कुछ आप ही के पिछड़ा वर्ग के जो नेता है उनमें कहीं न कहीं असहजता लग रही है, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या बोलेंगे? मुझे जितना समझ में आया, क्योंकि मैंने कई बार जैसे मेरे जो जिलों के प्रवास हुए, और मुझे चूंकि मेरे ज़्यादा संबंध अभी तक मंदसौर और नीमच यहाँ के जो नेतृत्व है उन्हीं से ज़्यादा मेरे संबंध रहे, और मुझे जब जब लगा यार कि यहाँ मैं आया हूँ और इस तरह का कोई विषय सामने आया तो इस विषय पर अपने को क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, तब मैंने यहाँ के कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करी कि मैंने वैसे इस पर अपन क्या कर सकते हैं, इस पर क्या हो सकता है, या इस पर पार्टी ने पहले क्या किया था, या ऐसे जो भी प्रश्न है। तो मुझे लगभग उस समय पे मैंने ज़्यादा तो नहीं पर 50-60% अलग अलग कभी कोई बात मैंने यशपाल जी से करी होगी, कभी सांसद जी से करी होगी, कभी बंशीलाल जी साहब से भी करी मैंने, मतलब ऐसे करके जो मुझे एकदम उस समय पर एकदम क्लिक हुआ, तो उन्होंने व्हाट्सएप पर एक की बजाय 10 प्रकार के उसके कि हम ये और कर सकते हैं, ये और कह सकते हैं, ये चीज़ें और थी, ये चीज़ें और है, ऐसा करके सभी लोगों ने। और जब मैं प्रवास करता हूँ और सोशल मीडिया पर या कोई फोटो हमारे जब नेता देखते हैं, और उसमें भी मैं कहूँगा विशेषकर अभी अपने नीमच मंदसौर के लोग, तो उनके फोटो भी फोन भी आते हैं कि बोले बहुत अच्छे प्रवास चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, बधाई आपको। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम सभी लोगों में इस बात को लेकर खुशी है कि हमारे क्षेत्र से पार्टी ने चिंता कर और प्रतिनिधित्व किया है। अभी एसआईआर का मुद्दा बड़ा छाया हुआ है देश प्रदेश दोनों जगह। जहां तक मेरी जानकारी है, मतदाता सूचियों को बनने के लिए जो भी आपत्तियों के दौर चल रहा है अभी, तो ब्लॉक के जो आप लोगों के जो ब्लॉक का अध्यक्ष हैं, जो जिसको मंडल अध्यक्ष बोलते हैं हम, मंडल अध्यक्ष हैं या मंडल के जो पदाधिकारी हैं, उनसे कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक वर्ग विशेष के नाम काटे जाएं, इसलिए इस तो प्रयास करो, इसलिए आपत्ति लगाओ। कोई वर्ग विशेष पर आपत्ति ऐसा ना कोई कहा जा रहा है, ना कोई नीचे कर रहा है। पर अगर कोई कहीं नहीं रहता है, कहीं अगर चले गया है, तो उन सब बातों को समाज का प्रत्येक वर्ग उस बात की चिंता करते हुए सब आपस में बातचीत, और क्योंकि एसआईआर है ही इसलिए। और फिर अगर कोई ऐसा अनवांटेड आदमी है या है ही नहीं, और एक घर में कई 25 लोग 30 लोग मतदाता बता रखे हैं, और वहां अगर मतदाता ही 3 है 4 है, वो बताना एक वैसे भी भारत के एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी है। तो अगर कहीं कोई किया है तो भी एक अच्छी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जा रहा है, पर वर्ग विशेष मात्र उसको लेकर के उसके नाम कटवा देना ऐसा कहीं नहीं है। अभी कई बीएलओ आपकी जानकारी में होना चाहिए या नहीं, मैं बता दूं आपको
कि कई बीएलओज ने आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपत्तियां लेने से इनकार कर दिया कि आप इतनी इतनी आपत्तियां हम नहीं ले पाएंगे, कहीं 90 जा रही है आपत्तियां, कहीं 100 आपत्ति जा रही है। देखिए, आपत्ति अगर कोई कर रहा है, सवाल भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के पदाधिकारी का ही नहीं है। अगर कोई भी आपत्ति कर रहा है तो ये फॉर्म 7 इसीलिए है, और अगर कोई नाम जुड़वाना चाह रहा है तो फॉर्म 6 इसीलिए है, और कोई ना फॉर्म अगर लोग इधर उधर कहीं रहने इधर से उधर चले गए और उसमें कोई बदलाव है तो फॉर्म है। तो ये तो काम है बीएलओ का। ये बात ठीक नहीं है कि बीएलओ बोल दे नहीं मैं आपत्ति नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। भाई कोई आपत्ति है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। उसमें अगर कोई बात है तो वापस से सामने वाले को भी अधिकार है उसकी बात रखने का। अगर किसी पर ऐसी कोई आपत्ति गलती से चली गई है तो उसको वापस अधिकार है उस पर बात करने का, और अधिकार भी एक स्तर पे नहीं है, 2-2 3-3 स्तर पे है, तो उसका वापस नाम वो आपत्ति हट जाएगी। एक आप नीमच तक की गूंज चली होगी मास्टर प्लान की, क्योंकि आप पिछला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से मंदसौर भी आपका अधिकार क्षेत्र में आता है। जी। और ये जो मास्टर प्लान को लेके काफी आपत्तियां हैं, जिसमें सांसद जी, चूंकि सांसद जी भी मंदसौर संसदीय क्षेत्र के एक बड़ा नाम है, प्रदेश प्रवक्ता के रूप में यशपाल जी भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं बंशीलाल जी, ये भी एक बड़ा ब्रॉड कैनवास पे बात है, केवल मंदसौर संसदीय क्षेत्र के नहीं, ऐसे आप भी हैं कि प्रदेश स्तर में। और चूंकि मंदसौर एक ऐसा प्लेस है जो बहुत संवेदनशील है और राजनीति की का केंद्र बिंदु भी रहा है, तो इस नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मंदसौर का मास्टर प्लान को लेकर जो आपत्तियां दर्ज होती है, क्या आप कुछ नॉलेज में है, क्या आपके कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुछ अनियमितता हो रही है या गलत हो रहा है? नहीं, अभी तक इस विषय में ना मेरे पास कोई बात आई है, और अगर कोई बात आएगी, कुछ होगी, तो हम सब जनप्रतिनिधियों से भी आपस में बातचीत कर जो भी समाज के हित में, लोगों के हित में हो सकता है करेंगे, पर अभी तक ऐसा कोई विषय मेरे सामने नहीं है। आपके 3 एजेंडे प्रमुख बता पाएंगे? एजेंडे, पहला एजेंडा कि जहां कहीं हम चुनाव हारते ही हैं, कुछ विधानसभाएं प्रदेश में ऐसी कि जहां हम कोई चुनाव सामान्यतः हारते ही हैं, तो उसमें क्यों हम हारते हैं उसका अध्ययन पार्टी का अपना है ही। पर अगर उसमें हारने में कहीं अगर ओबीसी वर्ग के वोट की कहीं कमी हमको होती है और उसके कारण अगर हम हारते हैं, तो वहां हम थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाएंगे, जो विधानसभा हम हारते ही हैं। फिर जो विधानसभा हम कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो उसमें क्या इक्वेशन बनती है जिसके कारण हम कभी तो जीत जाते हैं और कभी हार जाते हैं। क्या कोई ऐसा वोटर है जो किसी इस समाज के साथ उधर गिर जाता है और वही समाज अगर इधर से हो तो इधर गिर जाता है, मतलब इधर प्लस हो जाता है? क्या इस तरह कोई परिस्थिति है क्या? अभी बहुत सारी चीजों को समझना बाकी है। अभी ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल अंतिम लाइन बना ली हो। ये सब चीजें तो हम वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे कि हमारी ये योजना है कि इस प्रकार की कोई परिस्थिति हो तो उसमें हम लोग, हमारी क्या भूमिका मोर्चा निर्वहन कर सकता है। तो एक कहीं लाइन हमारी वो है कि हारे हुए सीटों पर, जीतने हारने वाली सीटों पर, तो उस लाइन पर हम लोग काम करेंगे। और जो समाज, अन्य समाज है, उन अन्य समाजों के साथ लगातार बैठना, लगातार वार्तालाप करना, और हर बैठक के साथ में कि अगर कोई पार्टी की बैठक है तो उसके साथ कोई न कोई एक काम को क्लब करने की कोशिश करेंगे कि अगर ओबीसी वर्ग का कोई छात्रावास है जिसमें हम जाकर बात रख सकते हैं, राजनीतिक बात नहीं, पर उनसे कोई संवाद कर सकते हैं, उनके कोई विषय है उनको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि छात्रावास में राजनीतिक विषय नहीं हो उसका ध्यान रखते हुए, तो उनसे भी संवाद करने की कोशिश करेंगे ताकि नई पीढ़ी क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही, वो भी सारी चीजें हमारे सामने आए। कभी हम समाज के वरिष्ठों के साथ बैठने का क्रम बनाएंगे कि हम किसी भी जिले में हैं, पार्टी की बैठक, पार्टी कार्यक्रम के बाद में घंटा 1.5 घंटा हम जो समाजजन है, वरिष्ठ समाजजन, उनके साथ बैठेंगे। कभी हम इस क्रम को बनाएंगे कि जो हमारे पुराने जनसंघी हैं या पुराने जो हमारे मीसाबंदी हैं या फिर वरिष्ठ नेता हैं जिनके कारण से आज पार्टी इस स्थिति में आकर खड़ी हुई है, तो उनसे मिलना, इस प्रकार के कुछ क्रम हम लगातार हमारे कार्यक्रमों के साथ बनाए रखेंगे। आप चूंकि प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में पिछला वर्ष चुने गए हैं, तो लोग निश्चित रूप से आपके कार्यकर्ताओं की उम्मीदें और अपेक्षाएं आपसे रहेगी। सरकार से सामंजस्य समन्वय, सरकार के में बैठे हुए मंत्रियों से या मुख्यमंत्री जी से, उनसे सामंजस्य समन्वय में कितने कामयाब हो पाएंगे या आपकी वो कितनी सुनी जाएगी? आपको लगा अभी थोड़े दौर में, अभी शुरुआती दौर में लग रहा है कि आपकी सुनी जाएगी? मैंने जहां किसी भी सम्मानीय हमारे मंत्रीगण से कोई विषय से आए कि जो कहना चाहिए,
जब जब मैंने कहे तब तब उनने उसको बहुत प्राथमिकता से लेकर, अगर किसी समूह को भेजना भी था तो उन्होंने कहा कि आप सोमवार मंगलवार इस दिन आप भेज दीजिएगा। जब मैंने भेजा उनने उनकी बात को पूरा सुना भी, विषयों को उनके पास रखा भी, क्योंकि ये सब जानते हैं, चाहे वो कोई हमारे यहाँ मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हमारे यहाँ मोदी जी कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ पर मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं। तो हमारी पार्टी से कोई लाइन जाती है तो उसमें कहीं कोई बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, और स्वाभाविक रूप से भी उस पर विचार गंभीरता से जो भी संबंधित जनप्रतिनिधि है वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, जी आप इस वीडियो में पधारे। तो मित्रों, ये थे पवन जी पाटीदार। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।